हाय मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग कैसे हो। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहां पर भी होंगे बहुत अच्छे से और बहुत बढ़िया से, इसके साथ साथ आप लोग केमिकल बॉन्डिंग की तरह स्ट्रांग भी होंगे। चलिए आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं स्टूडेंट हाइलो एल्केन के भौतिक गुणधर्म के बारे में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके क्लास 12 के बोर्ड के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे कि ये भौतिक गुणधर्म क्या होता है। क्लियर। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भौतिक गुणधर्म क्या होता है। तो यहाँ पर देखते हैं भौतिक गुणधर्म क्या होता है कि जब किसी भी पदार्थ के अगर बाहरी गुणधर्म को, यानी जब किसी पदार्थ के बाहरी गुण को, यानी हम कोई पदार्थ है उसको हम टच करके, छू कर, देख कर या उसको आभास करके, अगर महसूस करके उनकी क्वालिटी को बताते हैं तो वही क्या कहलाता है, भौतिक गुणधर्म। जैसे एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर हम लिए मार्कर। अब मार्कर को हम देख रहे हैं तो कैसा दिख रहा है, रॉड लाइक दिख रहा है। कैसा दिख रहा है, रॉड लाइक, यानी छड़ के जैसा दिख रहा है। तो हम बोलेंगे मार्कर जो होता है, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे मार्कर जो होता है छड़ के जैसा दिखता है। दूसरी पॉइंट, अगर इसको हम टच कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, छू रहे हैं तो देख रहे हैं सॉलिड तरह दिख रहा है। कैसा दिख रहा है, कड़क दिख रहा है, सॉलिड दिख रहा है। तो हम बोलेंगे मार्कर जो होता है सॉलिड होता है। नेक्स्ट बोलेंगे कि ये जो इसकी बनावट है कैसा है, बेलनाकार है, यानी गोलाकार है, लंबा और गोलाकार है, तो इसे हम बोलेंगे बेलनाकार। तो अब लिखेंगे जो मार्कर होता है बेलनाकार। यानी अगर बाहरी क्वालिटी किसी भी पदार्थ की, अगर बाहरी क्वालिटी छूकर, देखकर, अनुभव कर कर अगर हम एक्सप्लेन करते हैं तो वही कहलाता फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या कहलाता है, भौतिक गुणधर्म। सेम वही कहानी हाइलोलिकन की। हम जानते हैं हाइलोलिकन एक पदार्थ है। तो अब इस पदार्थ, इस यौगिक को अगर बाहरी क्वालिटी छूकर, देखकर, अनुभव कर कर अगर हम लोग बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं तो वही कहलाता भौतिक गुणधर्म। क्लियर हुआ, भौतिक गुणधर्म। तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, हाइलोलिकन का भौतिक गुणधर्म। इतनी बात समझ आइए। हाइलो एल्केन कौन है, हाइलो एल्केन का भौतिक गुणधर्म कौन सा है, भौतिक गुणधर्म। किसी कोई प्रॉब्लम। चलो अब हम लोग यहाँ पर हाइलो एल्केन का भौतिक गुणधर्म पढ़ रहे हैं। हमने बोला ना कि भौतिक गुणधर्म क्या होता है, बाहरी गुण दिखने वाला ही कहलाता है भौतिक गुणधर्म। किसी भी पदार्थ का बाहर से दिखने वाला गुण क्या कहलाता है, भौतिक गुणधर्म। सबसे पहली पॉइंट हाइलो एल्केन की भौतिक गुणधर्म में होगी भौतिक अवस्था। क्या होगी, भौतिक अवस्था। किसी कोई प्रॉब्लम। चलो अवस्था, इसकी इंग्लिश होती है फिजिकल प्रॉपर्टी, सॉरी फिजिकल स्टेट। क्या होगी, फिजिकल स्टेट लिख सकते हो आप इंग्लिश में भी। यहाँ पर फिजिकल स्टेट। चलो अब हम देखते हैं फिजिकल स्टेट में क्या होता है। अब जानते हैं हाइलो एल्केन ना, फिजिकल स्टेट पहले समझ लेते हैं भौतिक अवस्था क्या होता है। कि हाइलो एल्केन के बाहर से दिखने वाला गुण, यानी अगर हम तापमान पर, अगर जहां पर खड़े हैं या रूम तापमान पर अगर हाइलो एल्केन को रखे हैं तो वो उसके अनुसार कैसा दिख रहा है, कौन सा अवस्था में दिख रहा है, ठोस दिख रहा है कि गैस दिख रहा है कि द्रव दिख रहा है, तो वो अवस्था क्या कहलाएगा, भौतिक अवस्था। तो देखो सबसे पहले हम जानते हैं ना कि पहली पॉइंट इसकी होगी फर्स्ट करके कार्बन नंबर। हम जानते हैं कि हाइलो एल्केन में कार्बन संख्या होती है। अब कार्बन संख्या 1 से लेकर 100 तक हो सकती है। कितनी हो सकती है, कार्बन संख्या 100 हो सकती है। अब इन 1 से लेकर 100 तक की जो हमारे हाइलो एल्केन, मानना हालांकि ऐसा नहीं होता है, बट मानेंगे कार्बन नंबर 1 से लेकर 100 तक मान लिया हाइलो एल्केन है। क्लियर। तो अब इनमें ये देखना है कि कौन से हाइलो एल्केन रूम ताप पर द्रव होंगे, कौन से हाइलो एल्केन रूम ताप पर गैस होंगे, कौन से हाइलो एल्केन रूम ताप पर ठोस होंगे। क्लियर। तो अब यही चेक करना है भौतिक अवस्था में। चलो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में बताया गया ना, यानी इसकी भी फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, ए करके बता दे रहा हूँ कि कार्बन नंबर 1 से हाइलो एल्केन और कार्बन नंबर 3 तक के हाइलो एल्केन, कार्बन नंबर 3 तक के हाइलो एल्केन, ध्यान सुनिएगा और इसको फटाफट नोट करते रहो। हाइलो एल्केन। क्लियर। ये क्या होते हैं, रूम ताप पर, रूम ताप पर क्या होते हैं, गैस के रूप में होते हैं। किसके रूप में होते हैं, गैस के रूप में। अब यहाँ पर एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे में कौन होगा सर बताइए। तो एग्जाम्पल देख लो फटाफट। CH3Cl, फिर CH3CH2Cl। अब देखो हमने बोला कार्बन नंबर 1 से लेकर कार्बन नंबर 3 के, तो यहाँ पर दो एग्जाम्पल दिखाया गया। ये हाइलो एल्केन, उसमें कार्बन संख्या कितनी है, एक। यहाँ पर ये हाइलो एल्केन, इसमें कार्बन संख्या कितनी है, 2। आई बात समझ। ये जो हाइलो एल्केन होंगे, ये जो हाइलो एल्केन होंगे, ये समान ताप पर, यानी 25 से 30 डिग्री सेल्सियस पर ये रूम ताप पर गैस के रूप में होंगे। किसके रूप में होंगे, गैस की। पहली पॉइंट समझ में आ गई।
क्लियर। चलो भौतिक अवस्था में पहली पॉइंट समझ में आ गई कि नहीं। कार्बन नंबर 1 से कार्बन नंबर 3 की जो हाइलो एल्कीन होंगी, हाइलो एल्कीन होंगे वह क्या होंगे, समान ताप पर या रूम ताप पर क्या होंगे, गैस होंगे। जैसे एग्जांपल मेथिल क्लोराइड और एथिल क्लोराइड, दैट इज कॉल्ड एट द रूम टेम्परेचर गैस नेचर। मतलब कि ये जो होते हैं ना रूम ताप पर कौन से नेचर होंगे, गैस के फॉर्म में होंगे। अब आगे चलते हैं सेकंड पॉइंट बी का किसी का भौतिक अवस्था का। अब कार्बन नंबर 3 से जो हाइलोएल्कीन होंगे, कहां तक के हाइलोएल्कीन, कार्बन नंबर 3 से जो हाइलोएल्कीन होंगे, 4 कार्बन नंबर 3 से लेकर कार्बन नंबर 18 के बीच में जो हाइलोएल्कीन होंगे, कौन सा स्टूडेंट, हाइलो एल्केन। ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या होंगे, द्रव के रूप में होंगे। किस रूप में होंगे, द्रव के रूप में होंगे। किसी कोई प्रॉब्लम, द्रव के रूप में होंगे। चलो द्रव के रूप में होंगे। अब जैसे एग्जांपल यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं, हालांकि आप समझ सकते हो। कार्बन जैसे ये 2 एग्जांपल दिखा गया, इसी तरह बस कार्बन संख्या बढ़ा देना। क्या करना है, बढ़ा देना। तो हमने बोला ना कि कार्बन नंबर 3 से हाइलोएल्कीन कार्बन नंबर 18 के बीच में, दिख रहा है सबको ना, कार्बन नंबर 3 से कार्बन नंबर 18 के बीच में जो हाइलोएल्कीन होंगे वो क्या होंगे, द्रव के रूप में होंगे। क्लियर हो गया, इतनी बात समझ में आ गई। अब किस ताप पर, रूम ताप पर, ये याद रखिएगा कौन से ताप पर है, रूम ताप पर। हालांकि रूम ताप मतलब सामान्य ताप पर, इसको बोल सकते हो सामान्य ताप पर। ठीक, फिर सुनो, कार्बन नंबर 3 से कार्बन नंबर 18 के बीच में जो हाइलोएल्केन होंगे रूम ताप पर, समान ताप पर क्या होंगे, किस फॉर्म में होंगे, द्रव फॉर्म में होंगे। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम लोग सी में। कार्बन नंबर 18 से ऊपर जो होंगे, 18 से यहाँ पर लिख दें, कार्बन नंबर 18 से ऊपर के हाइलोएल्कीन कौन से होंगे, उच्च हाइलोएल्कीन। कार्बन नंबर 18 से उच्च हाइलोएल्कीन कौन सा स्टूडेंट, हाइलोएल्कीन। वो क्या होंगे, वो हाइलोएल्कीन क्या होंगे, रंगहीन ठोस होंगे। कौन से ठोस होंगे, बिना कलर वाले ठोस होंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हो डायरेक्टली ठोस होंगे। किस ताप पर, रूम ताप पर। कौन से, रूम ताप पर। किसी कोई प्रॉब्लम, पहले भौतिक अवस्था समझ में आ गई, आया समझ में। चले आगे, क्लियर। चले, चलो बहुत अच्छे, काफी समझदार हो। चलो इसको फटाफट स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम आगे चलते हैं नेक्स्ट, इसके नेक्स्ट टॉपिक पर जो होगा क्वेश्चन। पहले स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम बात करते हैं। अब हम चलेंगे स्टूडेंट, नेक्स्ट हेडिंग होगा क्वेश्चन। क्या होगा, यानी भौतिक हाइलोएल्कीन के भौतिक गुणधर्म में पहला हेडिंग हो चुका हम लोग का, क्या हो गया, भौतिक अवस्था, जिसमें 3 पॉइंट बताई गई है। इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और दूसरी पॉइंट, अब हम चल रहे हैं भौतिक अवस्था के बाद हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन। सेकेंड पॉइंट होगा हमारा हाइलोएल्कीन के भौतिक गुणधर्म में क्या होगा, क्वेश्चन। क्या होगा, क्वेश्चन। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चनांक क्या होता है, जैसे हम लोग भौतिक अवस्था को समझे उसी तरह क्वेश्चनांक को भी समझेंगे। क्वेश्चनांक क्या होता है कि जब किसी भी द्रव को अगर हम तापमान दे रहे हैं, जब किसी द्रव को अगर हम गर्म कर रहे हैं, अब वो एक निश्चित ताप पर वाष्प में परिवर्तित होने लगता है या वो निश्चित ताप पर गैस में बनने लगता है, तो उस क्रिया को हम बोलते हैं क्वथनांक। क्या बोलते हैं, उस क्रिया को बोले तो बोलते हैं क्वथन, लेकिन जिस ताप पर होता है उससे बोलते हैं हम लोग क्वथनांक। आगे बात समझ, क्लियर। चलें, तैयार हो, चलिए तैयार हो तो फटाफट नोट करो जो हम बोल रहे हैं, पॉइंट को लिखो। कैसे, देखो इनमें अब क्या होता है, इनके क्वथनांक कैसे चेक करते हैं, क्वथनांक कैसे चेक करते हैं, तो हम जानते हैं ना कि हाइलोएल्कीन, इनके कुछ शर्तें होती है, 3 शर्तें हैं, ध्यान सुनिएगा। पहला शर्त है ना कि यदि एल्किल संख्या समान हो, जैसे अगर मान लिया हम कार्बन ले लिए CH3 CH2 ले, सपोज दैट, अब उसमें हम फ्लोरीन, देखो अगर एल्किल संख्या समान, जैसे हम लिख रहे हैं यहाँ पर, एक लिख दिए क्लोरीन, पहले आयोडीन उल्टा लिख रहे हैं हम लोग, देखो यहाँ पर, या फ्लोरीन लिख दिए, फिर उसके बाद CH3 CH2, फिर लिख दिए क्लोरीन, फिर उसके बाद लिख दें CH3 CH2, उसके बाद लिख दें एक ब्रोमीन, और लास्ट लिख दे रहे हैं हम लोग CH3 CH2, फिर उसके बाद आयोडीन। अब सपोज दैट हम नाम भी रख रहे हैं, एक का ए, इसका नाम मान लिया बी हो गया, इस हाइड्रोजन का नाम मान लिया सी हो गया, और नेक्स्ट वाले का नाम क्या हो गया तब डी। आगे बात समझ, देखो अब अगर हम बोले कि क्वथनांक, तो इनके कई तरह से क्वथनांक होते हैं चेंजिंग। पहली पॉइंट बोला ना कि अगर बाय द वे हम एल्किल संख्या समान कर दे रहे हैं,
अगर कोई हेलो एल्केन है उसमें कार्बन संख्या समान कर दे रहे हैं लेकिन हाइड्रोजन संख्या अलग अलग कर दे रहे हैं, और वो उसके आधार पर कर रहे हैं हाइड्रोजन परमाणु के जुड़ने, मतलब हाइड्रोजन समूह में उनके ऊपर से नीचे जाने पर अणुभार के बढ़ने के आधार पर कर रहे हैं। क्लियर? अणुभार के बढ़ने के आधार पर, यानी हम जानते हैं सबसे छोटा फ्लोरीन होता है, उससे बड़ा क्लोरीन होता है, उससे बड़ा होता है ब्रोमीन, और सबसे बड़ा होता है आयोडीन। तो अब हम अगर एल्किल संख्या समान कर दिए, 2 कार्बन वाला एल्किल ले लिए, 2 कार्बन वाला एल्किल, 2 कार्बन वाला एल्किल और 2 कार्बन वाला एल्किल। क्लियर? नॉर्मल एग्जांपल। अब उसके बाद हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन सबके साथ जोड़ दिए। तो अब ये बताइए इनमें क्वथनांक किसका ज्यादा होगा? तो यहाँ पर ये लिखना होगा कि यदि हम एल्किल, यदि हाइलो एल्किन में एल्किल लिखोगे कैसे? यदि हम पहली पॉइंट में क्वथनांक में लिखोगे कि यदि हम हाइलो एल्किन में एल्किल की संख्या, यदि हम हाइलो एल्केन में एल्किल की संख्या समान कर दे रहे हैं लेकिन हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अणुभार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कर रहे हैं, तब इस स्थिति में उस हाइलो एल्केन का क्वथनांक अधिक होगा जिस हाइड्रोजन परमाणु का अणुभार अधिक होगा, जिस हाइड्रोजन परमाणु का अणुभार अधिक होगा। अब देखो हम जानते हैं यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन, यहाँ पर फ्लोरीन और क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन, इनमें सबसे ज्यादा अणुभार किसका होगा? इन हाइड्रोजन तत्वों में सबसे ज्यादा अणुभार किसका होगा? तो हम जानते हैं सबसे ज्यादा अणुभार किसका होता है? आयोडीन का। तो अब यहाँ पर इनके ऑर्डर में लिखोगे कैसे? क्वथनांक के अस्थायित्व ऑर्डर में कैसे लिखोगे? तो हम जानते हैं ये सबसे, इसका क्वथनांक ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा क्वथनांक किसका होगा? डी वाले का नाम भी रखना है कि इसका नाम मान हम ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी। तो सबसे ज्यादा क्वथनांक किसका होगा? ए वाले, डी वाले का। उसके बाद उससे कम होगा सी वाले का, उससे कम होगा बी वाले का, सबसे कम होगा क्या हो जाएगा? ए वाले को। तो यहाँ पर लिख सकते हो आप, क्या लिखोगे? देखो ध्यान से सुनिएगा, लिखोगे डी, क्या लिखोगे? डी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन, उसके बाद ए। सबसे कम क्वथनांक किसका होगा? ए का। सबसे ज्यादा किसका होगा? डी का। क्यों होगा? क्योंकि डी वाले में ना, डी वाले में हमारा आयोडीन जुड़ा है और ए वाले में जुड़ा है कौन? फ्लोरीन। और इन दोनों में, फ्लोरीन और आयोडीन में अणुभार सबसे ज्यादा होता है किसका? आयोडीन का होगा, होगा। हमने बोला ना कि अगर एल्किल संख्या समान है और उन एल्किल संख्या समान में अगर हम हाइड्रोजन के अणुभार के बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को व्यवस्थित करें तो उस सिचुएशन में क्वथनांक उसी का अधिक होगा जिसका अणुभार अधिक होगा हाइड्रोजन परमाणु तत्व का। जैसे देखो दूसरा एग्जाम्पल इसमें लिख देते हैं, मान लिया हम आर लिख दिए, अब यहाँ पर लिख दिए फ्लोरीन, फिर वही लिख रहा हूँ नॉर्मल, उसके बाद फिर लिख दिए आर लिख दिए, फिर उसके बाद लिख दिए ब्रोमीन, उसके बाद फिर आर लिख दिए। सेकंड इसको बना सकते हो इसी का एग्जाम्पल, सेकंड, ठीक। उसके बाद फिर आर लिख दिए, हालांकि वही है, बस थोड़ा सा नॉर्मली चेंज किया गया है। सीएल एकदम क्लियर है यहाँ पर। उसके बाद आर लिख दिए, फिर क्या लिख दिए हम? फ्लोरीन। क्लियर? फ्लोरीन, ध्यान से देखिएगा, फ्लोरीन। अब हम बोल रहे हैं आर आर आर, सपोज मान लीजिए एल्किल आर आ रहा है, ये कोई एल्किल है और इसमें समान है कार्बन संख्या, इसमें भी समान, इसमें भी समान, इसमें भी समान। तो अब इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में, इस कंडीशन में, इन कंडीशन में किसका अणुभार ज्यादा होगा? किसका क्वथनांक ज्यादा होगा? तो हम जानते हैं आयोडीन, देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ऊपर से नीचे आने पर हमारा अणुभार क्या होगा? बढ़ता है। तो मालूम है हाइड्रोजन परिवार में ऊपर से नीचे जाने पर अणुभार क्या होता है? बढ़ता है। दिख रहा है ना? तो अब जब बढ़ रहा है अणुभार, फ्लोरीन क्लोरीन, देखो अगर नहीं दिख रहा है ध्यान सुनिएगा, हम जानते हैं फ्लोरीन क्या होगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनमें क्या होता है? अणुभार बढ़ता है ना। अब जानते हैं आयोडीन का ज्यादा होगा अणुभार, तो लिखेंगे एल्किल आयोड, मतलब एल्किल आयोडाइड ग्रेटर देन, फिर एल्किल ब्रोमाइड ग्रेटर देन, उसके बाद एल्किल क्लोराइड ग्रेटर देन। अब इसको बॉक्स में बंद कर लोगे, किसमें बंद कर लोगे? बॉक्स में। अब उसके बाद ये हमारा बन गया, क्या बन गया? बन गया हमारा ये क्वथनांक। किसका क्वथनांक ज्यादा होगा? मेथिल आयोडाइड का। उसके बाद ब्रोमीन का होगा, सबसे कम फ्लोरीन का होगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पर सवाल है, देता है कि 2 तत्व रखा गया, ठीक। 2, जिसे एग्जाम में आता कैसे क्वेश्चन कि नीचे 2 बीकर में रखा गया है मेथिल आयोडाइड, मतलब एक बीकर में रखा, 4 बीकर लिया गया किसी रूम में, या कह सकते हो कि एक प्रयोगशाला में 4 रखा गया है बीकर, और चारों बीकर में मेथिल आयोडाइड, प्रोपिल आयोडाइड, और सॉरी मेथिल आयोडाइड, मेथिल ब्रोमाइड और मेथिल क्लोराइड और मेथिल फ्लोराइड रखा गया। तो इनमें बताएं क्वथनांक किसका अधिक होगा? तो
आप इतनी अगर बात जानोगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा क्वेश्चन किसका ज्यादा होगा, किसका ज्यादा होगा। इसको प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर आप बताइएगा। ठीक, चलिए तो अब हम लोग चलते हैं, इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट इसी टॉपिक पर, नेक्स्ट कंसेप्ट को। चलो देख लो। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट, किस पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वथनांक के दूसरे पॉइंट चलते हैं। अब तक हम लोग सीखे हैं कि एल्किल संख्या समान हो लेकिन अणुभार क्या हो, भिन्न भिन्न हो, तब क्वथनांक किसका होता है, जिसमें अणुभार हाइड्रोजन का ज्यादा हो, अणुभार का ज्यादा हो, उसमें क्वथनांक समझ में आता है कि ज्यादा होता है। लेकिन अब अगर यहीं पर एल्किल संख्या भिन्न भिन्न कर दें, हाइड्रोजन संख्या क्या कर दें, समान कर दें, तब क्वथनांक किसका ज्यादा होगा। जैसे एग्जांपल देख लो, अगर हम लिख दिए यहाँ पर छोटा एग्जांपल, छोटू सा एग्जांपल, ये मेथिल क्लोराइड ले लिए, फिर ले लिए दूसरा एग्जांपल CH3 CH2 में एथिल क्लोराइड ले लिए, फिर नेक्स्ट ले लिए CH3 CH2 फिर CH2, उसके बाद क्लोराइड ले लिए। अब इनमें तीनों में, इन तीनों में किसका क्वथनांक अधिक होगा, अब इनमें क्वथनांक किसका अधिक होगा। चलिए सर, उसमें पहले वाला में समझ आएगा कि आपने बोला एल्किल समान है, हाइड्रोजन संख्या भिन्न भिन्न है, हाइड्रोजन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न है, उसमें अणुभार जिसका अधिक होगा क्वथनांक उसका अधिक होगा, क्लियर होगा। लेकिन अगर अब बाय द वे अगर हम हाइड्रोजन परमाणु ही समान कर दें, एल्किल भिन्न भिन्न करें, तब इस सिचुएशन में क्या होगा ना, इस सिचुएशन में क्या होगा कि जिस हाइड्रोजन में कार्बन संख्या ज्यादा होगा उसका क्वथनांक ऑलरेडी क्या होगा, ज्यादा होगा, उस हाइड्रोजन का क्वथनांक क्या होगा, ऑलरेडी ज्यादा होगा। जैसे आप देखो, इसमें एक कार्बन है, इसमें दो कार्बन, और इसमें कितने कार्बन है, 3। पहले वाले में एक कार्बन, दूसरे वाले में 2 कार्बन, तीसरे वाले में 3 कार्बन। अब हम अगर बात करें कि इन तीनों हाइड्रोजन में किसका क्वथनांक ज्यादा होगा, तो आप लिखोगे यहाँ पर 3 कार्बन ग्रेटर देन 2 कार्बन ग्रेटर देन 1 कार्बन ग्रेटर देन, ये हमारा हो जाएगा क्वथनांक। आगे बस में सबसे ज्यादा क्वथनांक किसका होगा, 3 वाले का होगा, लिखा गया है 3 ग्रेटर देन, उसके बाद 2 वाला ग्रेटर देन, उसके बाद 1 ग्रेटर देन। क्वथनांक इनमें सबसे ज्यादा 3 वाले कार्बन का होगा, मतलब जिसमें अधिक होगा उसका क्वथनांक ऑलरेडी क्या होगा, अधिक ही होगा। जिस हाइड्रोजन में कार्बन संख्या जितना अधिक होगा उस हाइड्रोजन का क्वथनांक उतना ही अधिक होगा, क्लियर हुआ। अब यहाँ पर क्वेश्चन कैसे आता है कि नीचे दिए गए या कह सकता है कि समान ताप पर समान ताप पर दिया गया एथिल ब्रोमाइड है, क्या है, एथिल ब्रोमाइड है, और समान ताप पर एथिल ब्रोमाइड है, क्या है, एथिल ब्रोमाइड, और उसके बाद ब्यूटिल ब्रोमाइड है, उसके बाद पेंटिल ब्रोमाइड। तो ये बताइए कि इनमें क्वथनांक किसका ज्यादा होगा। तो जो पेंटिल वाला, इसमें कार्बन संख्या 5 हो, तो इस पेंटिल का क्वथनांक ब्यूटिल और एथिल या प्रोपिल से अधिक होगा। इतनी बात समझे। चलो इसको लिख लो फटाफट। अब इसी क्वथनांक का एक लास्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, डाउट क्वेश्चन। जैसे हमें एक सवाल है सर, अगर हम बाय द वे कार्बन संख्या भी समान कर दें और एल्किल भी समान कर दें और उनको 3 फॉर्म में लिख दें, 3 समानता में लिख दें, नॉर्मल, आइसो और नियो के फॉर्म में, यानी 1 डिग्री और 2 डिग्री और 3 डिग्री के फॉर्म में लिख दें, तो अब इस सिचुएशन में किस हाइड्रोएल्केन का क्वथनांक अधिक होगा। तो ध्यान सुनो, जैसे हम बोल दिए ना कि हम ले लें 4 नंबर वाले, यानी 4 नंबर का कोई हाइड्रोएल्केन, सपोज चलो हम पहले दे रहे हैं इसका अणु सूत्र C4, क्या हो जाएगा, C4H9 और उसके बाद क्लोरीन 1। अब ये हमारा एक कोई हाइड्रोएल्केन है, इसको 4 तरीका से लिख दिया हम लोग। पहला CH3 CH2, फिर दूसरा CH2, उसके बाद CH2, उसके बाद फिर लिख दिया क्लोरीन। अब दूसरा लिख दिया हम लोग यहाँ पर सेकेंड करके CH3 CH2, एक मिनट, CH2, उसके बाद CH3, फिर उसके बाद H, फिर Cl, फिर थर्ड लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पर। थर्ड क्या लिख रहे हैं, CH3 CH3, उसके बाद क्या आ जाएगा CH3, उसके बाद Cl। अब देखो 4 यौगिक हैं, चारों में कार्बन संख्या समान है और हाइड्रोजन संख्या भी समान है और हाइड्रोजन की भी संख्या समान है, यानी कार्बन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन तीनों की संख्या समान है, लेकिन लिखने का तरीका अलग अलग हो गया। पहला नॉर्मल हो गया, जो सीधी लाइनिंग होता है जिसमें कोई ब्रांच नहीं होता उसे बोलते हैं हम लोग सामान्य या नॉर्मल, उसे कैपिटल ए स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, आई बात समझ। और इसको 1 डिग्री भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, 1 डिग्री। अब
दूसरा क्या है कि अगर एक ब्रांच है, मतलब कोई एक लाइनिंग, सीधी लाइनिंग है, उसमें एक ब्रांच दिया तो उसे बोलते हैं हम लोग आइसो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसो। और इसको 2 डिग्री भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? 2 डिग्री भी बोला जाता है। याद रखिएगा ये पॉइंट को। अब उसके बाद नेक्स्ट सेम कहानी, जिसमें दो ब्रांच हो, किसमें ब्रांच हो? दो ब्रांच, उससे बोलते हैं हम लोग नियो। क्या बोलते हैं? नियो। या ओ आर करके 3 डिग्री भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? 3 डिग्री। इतनी बात समझ? चलो, हमने बोला कि अब कार्बन और हाइड्रोजन और हाइड्रोजन तीनों की संख्या समान हो, लेकिन लिखने का तरीका अलग अलग है। एक हमारा नॉर्मल है, दूसरा हमारा आइसो, और तीसरा क्या हमारा नियो। अब तीनों को बताया गया है, नॉर्मल, आइसो, नियो। तो इस सिचुएशन में किस हालो एल्केन का क्वथनांक ज्यादा होगा? तो ये जान जाओ कि जो नॉर्मल होता है 1 डिग्री वाला होता है, उसका क्वथनांक बहुत ज्यादा होता है। किसके अपेक्षा? 2 डिग्री के अपेक्षा, 2 डिग्री के अपेक्षा और 3 डिग्री के अपेक्षा। इसका क्वथनांक ऑलरेडी ज्यादा होगा, और इसका क्वथनांक क्या होगा? इन दोनों का क्वथनांक क्या होगा? ऑलरेडी बहुत अधिक होगा। सॉरी, इसका क्वथनांक जो होगा ज्यादा होगा 1 डिग्री का, लेकिन इन दोनों का क्वथनांक क्या होगा? इससे कम होगा। आगे बात में, अब रीजन पूछ देगा कोई, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है जबकि कार्बन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन संख्या समान है, और आपने हाइड्रोजन की भी संख्या समान कर दिया, हाइड्रोजन और कार्बन की भी संख्या समान कर दिया, फिर ऐसा क्यों? तो ऐसा क्यों इसलिए होता है, यहाँ पर देखो 1 डिग्री जो होता है ना, बहुत कम क्रियाशील होता है। 1 डिग्री वाला क्या होता है? बहुत कम क्रियाशील होता है, यानी कम क्रियाशील होने के कारण इसमें अधिक तापमान देना पड़ेगा। सिंपल सी बात, अगर जो कोई कम कार्य कर रहा है, अगर कार्य करना चाहता है तो उसको बहुत मनाना पड़ता है, बहुत प्रेशर देना पड़ता है, तब जाकर वो कोई कार्य करता है। लेकिन कोई जल्दी करने वाला बहुत तेजी से एक बार कह दो कि ये कार्य करो, तो अगर आप नॉर्मली कह दोगे तुरंत वो करने लगेगा। लेकिन जो नहीं करने वाला, अगर उसको करना है कि ये थोड़ा सा कर दो, तो कई बार रिक्वेस्ट करने के बाद वो करता है। तो हम कई बार अपनी एनर्जी लॉस करेंगे, तब जाकर वो कोई कार्य करेगा। तो सेम वही कहानी कि ये 1 डिग्री वाला जो होता है बहुत कम क्रियाशील होता है, ये कम काम करता है। जब कम करता है तो इसको काम कराने के लिए हमको अधिक एनर्जी देना पड़ेगा, अधिक तापमान देना पड़ेगा इन दोनों के अपेक्षा। अब देखो, अगर बात ही, चलिए इसको छोड़ दिए, हम जानेंगे कि ये बहुत क्रियाशील, ये कम क्रियाशील, इसको तापमान अधिक देना पड़ेगा। लेकिन इन दोनों में अगर बात किया जाए तो देखो 1 डिग्री सबसे कम क्रियाशील होता है, उससे ज्यादा कौन होता है? 2 डिग्री। उसके बाद सबसे ज्यादा कौन क्रियाशील होता है? 3 डिग्री। अगर ये नहीं है तो 2 डिग्री और 3 डिग्री में बात किया तो 2 डिग्री भी क्या होगा? कम क्रियाशील होगा। किसके अपेक्षा? 3 डिग्री की अपेक्षा। तो यानी यहाँ पर लिखोगे स्टेबिलिटी, क्या लिखोगे? इसके क्वथनांक ये सबसे अधिक होते हैं, इनके क्वथनांक क्या होते हैं? अधिक होते हैं, और इसके क्या होते हैं? कम होते हैं। इनकी यही ऑर्डर है। क्या है इनके ऑर्डर? आगे बात समझ में, ये 3 डिग्री के ऑर्डर हैं। 1 डिग्री और 2 डिग्री 3 डिग्री के ऑर्डर है, क्वथनांक के ऑर्डर है। अगर कोई पूछ दिया कि अगर कार्बन की संख्या समान है और उसको हम 3 फॉर्म में लिख दिए हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तो ये बताइए उस यौगिक का क्वथनांक क्या होगा? आप देख लीजिएगा, वह यौगिक, कार्बनिक यौगिक अगर व्युत्पन्न में है, या हाइड्रोएल्केन है, या कोई भी यौगिक है अगर व्युत्पन्न में है, तो जान जाइए 1 डिग्री का क्वथनांक ऑलरेडी सबसे अधिक होगा। क्लियर हो गया? चलो इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। ये ग्रेटर देन का चिन्ह मत भूलिएगा, बना लो। चलो चलिए, अब हम देखते हैं स्टूडेंट, आज हम देखते हैं अब नेक्स्ट हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा? विलेयता। नेक्स्ट क्वालिटी होगी विलेयता। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी होगा विलेयता। अब यहाँ पर तो विलेयता क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए कि जैसे हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़े ना कि भौतिक अवस्था, क्वथनांक, विलेयता भी होता है। ये किसी भी यौगिक में हम कह सकते हैं कि विलेयता एक ऐसी क्वालिटी होती है जिसमें हम जल में आसानी से घोल सकते हैं, जल में आसानी से घोल सकते हैं, या किसी विलायक में उसको आसानी से घोल सकते हैं, वही कहलाता है विलेयता। वही गुण क्या कहलाता है? विलेयता। अब यहाँ पर देखना है कि हमको हाइड्रोजन के जल में घोलना है, तो एक खास बात है कि कार्बनिक अगर यौगिक है तो वो कार्बन में, अगर कार्बन कोई विलायक है, कार्बन से बना कोई विलायक है, तो वो उसमें घुल जाएगा। क्लियर? और दूसरी बात है कि अगर कोई कार्बनिक यौगिक है उसको हमको जल में घोलना है या अकार्बनिक में घोलना है, तो वो तभी घुलेगा जब वह जल या अकार्बनिक के साथ हाइड्रोजन बंध बनाएगा। तो वो रीजन क्या होगा कि हाइड्रोजन बंध कब बनाएगा? ध्यान सुनो, हमने बोला ना कि अगर कोई कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक में घोल है, यानी कार्बन वाला कोई यौगिक है, कार्बन वाले में घोल है, तो वो क्या करेगा? घुल जाएगा। क्या करेगा? घुल जाएगा। क्लियर हुआ? चलो, अब धुल नहीं जाएगा, यहाँ पर घुल जाएगा। आगे बात समझ, लिख दे अच्छे से, घुल जाएगा। आगे बात समझ। अब यहीं पर अगर कोई कार्बनिक है और उसको अकार्बनिक में, किसमें? अकार्बनिक, यहाँ पर लिख दे रहा हूं अकार्बनिक, ठीक, अकार्बनिक में घोलना है, तो वो तभी घुलेगा। क्या करेगा? तभी घुलेगा। ध्यान दीजिएगा, जब कार्बन के साथ क्या जुड़ा हो? नाइट्रोजन जुड़ा हो। सॉरी, जब कार्बन के साथ क्या जुड़ा हो? नाइट्रोजन जुड़ा हो।
या तो कार्बन के साथ क्या जुड़ा हो, ऑक्सीजन जुड़ा हो, या तो फिर कार्बन के साथ क्या जुड़ा हो, आपका फ्लोरीन जुड़ा हो। अब इनके साथ ध्यान रखिएगा, अगर ये हमारे यौगिक हैं, ये हमारे तत्व हैं जुड़े इनके कार्बन के साथ, अब इनको अगर हम जल में घोलेंगे, खास करके जल में, अकार्बनिक मतलब उसके अंदर क्या वो क्या होना चाहिए, जल। अब अगर ये कार्बन के साथ नाइट्रोजन जुड़ा है, या कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, या कार्बन के साथ क्या जुड़ा है, फ्लोरीन, अगर ऐसे यौगिक होंगे तो जल में क्या हो जाएंगे, ऑलरेडी घुल जाएंगे, क्या होंगे, जल में घुल जाएंगे, या अकार्बनिक में घुल जाएंगे। खास करके अकार्बनिक में जल ही आता है, क्या आता है, जल आता है। तो ये क्या होंगे, ऐसे यौगिक होंगे जो जल में घुल जाएंगे। अगर कोई पूछेगा ऐसा क्यों, तो बोलोगे ये जल में घुलते हैं तो हाइड्रोजन बंध का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, हाइड्रोजन बंध का निर्माण होता है। अब हाइड्रोजन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको देखेंगे क्या होता है, लेकिन यहाँ पर जान जाओ कि हाइड्रोजन बंध का निर्माण होने के कारण ये जो होते हैं कार्बनिक वाले, ये कार्बनिक केवल इसमें क्या होते हैं, घुल जाते हैं, और ये वाले जो होते हैं नहीं घुलते हैं। कार्बनिक देखो, कार्बनिक अकार्बनिक में क्या होता है, नहीं घुलता है। अगर वो तभी घुलेगा जब कार्बन के साथ क्या हो, नाइट्रोजन जुड़ा हो, कार्बन के साथ क्या जुड़ा, ऑक्सीजन, या कार्बन के साथ फ्लोरीन जुड़ा, तभी वो अकार्बनिक यानी जल में वो क्या करेगा, तभी वो घुलेगा। आ रही बात समझ में, घुलेगा। कितनी बात समझ। चलो अब हम देखते हैं, बात करते हैं हाइलो एल्केन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, हाइलो एल्केन। तो आपको मालूम होगा कि हाइलो एल्केन में जो फ्लोरो एल्केन है वो बहुत विस्फोटक पदार्थ बनाता है, वो बनता नहीं है। फ्लोरीन तो बनता नहीं, तो बन क्या रहा है, क्लोरीन बन रहा है, ब्रोमीन बन रहा है, आयोडीन बन रहा है। देखो ध्यान से, यहाँ पर यफ ये वाला नहीं बनता, विस्फोटक बनता है, और ये बनता है हमारा Cl बनता है, और यहाँ पर क्या बनता है हमारा Br बनता है। इसकी जगह हम R कर दे रहे हैं, CH3 कर दे रहे हैं, वो R लिखा गया है, ठीक, CH3, फिर CH3, उसके बाद हम लिख दे रहे हैं CH3 आयोडीन। अब हम कहते हैं कि ये बताइए जल में घुलेगा कि नहीं, तो हम जानते हैं तो बनता नहीं, अगर ये बनता तो जल में घुल जाता, लेकिन ये बनता नहीं, विस्फोटक होता। लेकिन ये सब बनते हैं तो ये क्या होंगे, ये हाइड्रोजन बंध का निर्माण नहीं करते हैं, और ये जल के साथ, किसके साथ, यहाँ पर तीनों के लिए दिखा दे रहा हूँ एक बड़ा सा जल बनाकर, तीन, ये जल के साथ क्या करते हैं, अविलय होंगे। क्या होंगे, अविलय होंगे, जल में यह अविलय होंगे। तो हम बोलेंगे ना कि सभी हाइलो एल्केन कार्बनिक यौगिक, लिखो कैसे, विलयता में नीचे डैश देकर लिख सकते हो, सभी कार्बनिक मतलब कह सकते हो सभी हाइलो एल्केन कार्बनिक यौगिक में विलय होते हैं, लेकिन जल में अविलय होते हैं, क्योंकि यह जल के साथ हाइड्रोजन बंध का निर्माण नहीं कर पाते हैं, इसलिए जल में क्या होते हैं, अविलय होते हैं। इतनी बात समझ आएगी। चलो अब एक और टॉपिक है इसमें, परीक्षण कैसे किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चौथी पॉइंट अगर हम देखें तो परीक्षण कर सकते हैं, टेस्ट कैसे लेंगे, इनको हम कैसे टेस्ट करेंगे। देखो एक साइंटिस्ट था, कौन साइंटिस्ट था, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम वैलेस्टीन था। वैलेस्टीन ने क्या किया कि ये जो हाइलो एल्केन इनका टेस्ट लिया। इन्होंने क्या किया कि कॉपर के तार लिया, क्या ले लिया, कॉपर के तार। अब इसे हाइलो एल्केन को जलाया उसके साथ, यानी ये कॉपर का तार, और सपोज दैट मान लीजिए कि कोई हमारा ये हाइलो एल्केन, मान लीजिए हमारा ये हाइलो एल्केन का कोई प्रोडक्ट है, अभी ये कॉपर का तार, इन दोनों के साथ जलाया तो देखा ये नीली, कौन सी, नीली और हरी, नीली और हरी, मतलब हाइलो एल्केन है और ये कॉपर का तार है। वैलेस्टीन ने क्या किया कि इन हाइलो एल्केन को कॉपर के तार के साथ जलाया तो देखा ये नीले और हरे रंग के जलने लगे, नीले और हरे रंग के लौ निकलने लगे, आंच निकलने लगी, और तभी ये सिद्ध हुआ कि उस यौगिक के अंदर क्या है, हाइलो एल्केन है। मतलब अगर हम मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, अब हमको मालूम नहीं कि ये हाइलो एल्केन है, क्लियर। अब इसको हम कॉपर के साथ जला रहे हैं, कॉपर के साथ जला रहे हैं, कॉपर तार के साथ जला रहे हैं। अगर ये दोनों को जला रहे हैं आपस में, अगर नीला या हरा रंग का लौ निकल रहा है, तो ये समझ जाओ कि उसके अंदर हाइलो एल्केन है। और ये सबसे पहले डिस्कवर कौन किया था, वैलेस्टीन नामक साइंटिस्ट ने किया था। अब ये वैलेस्टीन नामक साइंटिस्ट करने के अकॉर्डिंग इसको बोलते हैं हम लोग वैलेस्टीन परीक्षण। क्या बोलते हैं, वैलेस्टीन परीक्षण, क्लियर। चलिए ये था आज का हमारा भौतिक गुणधर्म। क्या था, भौतिक गुणधर्म था हाइलो एल्केन का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे भी क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, आपको बोर्ड में बताया गया है कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्लियर। तो अब इसको ध्यान से अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्लियर। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं रासायनिक गुणधर्म के साथ, यानी अब हम पढ़ेंगे हाइलो एल्केन के रासायनिक गुणधर्म, क्लियर। चलिए तब तक लिए